हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2023 का जो सेट 822 ईए है उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे और पेपर का जो पैटर्न है उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपका ये जो पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा और इसके जो टोटल नंबर होंगे आपके वो 70 अंक होंगे। शुरुआत के जो 15 मिनट हैं वो आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ये जो पेपर है वो आपका 2 घंटों में 2 खंडों में विभाजित होगा और जो पहला खंड है, खंड ए, उसमें आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके जो आपके आंसर हैं वो आपको ओएमआर सीट में करने होंगे। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं, उनके आंसर जो हैं वो अपनी कॉपी में भी कर देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और ना ही ओएमआर पर किसी प्रकार की कटिंग या फिर वाइटनर वगैरह का इस्तेमाल आपको करना है। जो खंड ब होगा उसके लिए 50 अंक आपके निर्धारित किए गए हैं। खंड ब को हम डिटेल में अपनी अगली वीडियो में सोल्व करेंगे, तो आप हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखें। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए बच्चों, जो हमारे बहुविकल्प प्रश्न हैं उनको सोल्व करते हैं। तो पहला हमारा सवाल है 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो हम करते क्या है, 731 को भाग लगा देते हैं 625 से। सिंपली आप डिवाइड लगा दीजिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। आपको पता है भाई 25 जो होता है, सॉरी, जो 625 होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, यानी कि 625 को मैं लिख सकता हूँ 25 गुणा 25। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें 4 से कर देता हूँ गुणा, तो ये मेरा हो जाएगा 100। इस 25 में भी 4 से गुणा कर दूँ तो ये भी मेरा हो जाएगा 100। तो यानी कि मैं करूँगा क्या, इसमें 16 से ऊपर गुणा और 16 से कर दूंगा नीचे गुणा, क्योंकि नीचे वाला मेरा कितना बन जाएगा, 10,000। तो 16 की जब मैं 731 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 एकम 16 का 6 हासिल लगा 1, 16 तिया 48 और 49 का 9 हासिल लगे 4 और 16 सत्ते 112 और 4 हो गया मेरा 116 और बट्टे में आ गया मेरा 10,000। तो अभी मैं इसको डेसिमल में बदलूंगा तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, एक से पहले, क्योंकि 4 जीरो है। तो ये आ जाएगा मेरा 0.1696, यानी कि मैं देख सकता हूँ यहाँ दशमलव जो मेरा प्रसार है उसमें कितने अंक है, टोटल 4 अंक। तो यानी कि जो मेरा ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहला जो बिंदु है इसे मैं मान लेता हूँ x1 y1, दूसरे को मैं बोलूँगा x2 y2। अभी हमारा जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है उसका सूत्र होता है मेरा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अभी वैल्यू रख देते हैं, तो x1 की वैल्यू है मेरी x और जो x2 है वो मेरा माइनस का x है। तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस का x, इसका होल स्क्वायर। और ऐसे ही यहाँ पर रखता हूँ मैं, तो y1 की वैल्यू मेरी y है और माइनस y2 की वैल्यू भी मेरी यहाँ पर माइनस y है, तो ये हो जाएगा प्लस का y और इसका होल स्क्वायर। अभी क्या करते हैं, x प्लस एक्स हो गया मेरा 2x का स्क्वायर और यहाँ पर भी नेक्स्ट मेरा y और y जुड़ के हो गया मेरा 2y का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मेरा हो गया 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4y स्क्वायर। अभी 4 मेरा आ गया कॉमन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 2, तो ये बाहर आ गया 2 तो स्क्वायर रूट से, और यहाँ अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी कि मैं देख सकता हूँ आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा इसका ठीक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याएं बतानी है। तो बच्चों, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल 1 से और स्वयं से डिवाइड होती हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी होती है 2।
उसके बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या है 3, 3 के बाद है मेरी 5, फिर है 7, नेक्स्ट अभाज्य संख्या है 7 और 7 के बाद है मेरी नेक्स्ट अभाज्य संख्या 11। इसी तरीके से आप और भी अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विकल्प से देखूँ तो मैं देख सकता हूँ कि कौन सा ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि जो 2 है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए आपको बताना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ गलती है। अगर आप देखें यहाँ पर, या तो ये यहाँ ये बोलता कि धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा या फिर विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, क्योंकि जितने भी सम धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो हमेशा इस फॉर्म में लिखे जाते हैं और जितने भी विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो हमेशा इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। लेकिन अगर मैं ऑप्शन से यहाँ पर थोड़ा चेक करूँ तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्योंकि क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है तो सॉरी 1 जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, और अगर मैं यहाँ पर क्यों की जगह पर 1 रख देता हूँ तो 1 - 1 0 आ जाएगा। तो ये तो धनात्मक पूर्णांक रहेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो मेरा गलत हो जाता है। ये दोनों ऑप्शन मेरे ठीक होंगे नहीं, क्योंकि ये उसी कंडीशन में ठीक हो सकते थे जब ये सम या फिर विषम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा होता। अभी इस अगर मैं दूसरे ऑप्शन को देखूं तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी धन पूर्णांक रख देता हूँ 1 2 3 कुछ भी रखूँ तो ये भी हमेशा एक धन पूर्णांक ही होगा। तो हम अगर ऑप्शन से जाएं तो मेरा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर आपको साइन a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है √3/2 और कोस a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है √3/2। तो आपको a और b के मान बताने हैं। तो यहाँ पर साइन a प्लस बी की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है √3/2। तो साइन में अगर मैं देखूँ √3/2 किसकी वैल्यू हो जाती है मेरी साइन 60 की। तो साइन a प्लस बी जो है वो मेरा हो जाएगा किसके बराबर, साइन 60 के। तो साइन से साइन मेरा हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर a प्लस बी जो है वो मेरा आ चुका है 60 डिग्री। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगर मैं देखूं कोस में √3/2 जो वैल्यू होती है वो मेरी होती है √3/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में, कोस 30 की। तो यहाँ से कोस मेरा कैंसिल हो गया, तो जो मेरा a माइनस बी है वो किसके बराबर आ गया 30 के। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जो पहली और दूसरी इक्वेशन है इनको हम ऐड कर देते हैं, तो a प्लस बी बराबर 60 ये मेरी पहली इक्वेशन है और a माइनस बी बराबर 30 ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो b से b मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो a और a जुड़ के हो गया मेरा 2a, तो 60 और 30 मेरा हो गया 90, 2 नीचे चला जाएगा तो a की वैल्यू मेरी 45 आ जाएगी। अभी वैल्यू मैं उठा के रख देता हूँ समीकरण नंबर 1 में, तो 45 प्लस का b जो है वो मेरा आ जाएगा 60 के बराबर। 45 जब आपका इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी मेरी वैल्यू कितनी 15, यानी a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू आ गई है 15। तो यानी कि बच्चों कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया है आपका, ऑप्शन नंबर a, यानी कि पहला जो है इसका विकल्प ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सी की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको पता है tan 30 की जो वैल्यू होती है मेरी वो होती है 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर और नीचे भी आ जाएगा मेरा कितना 1 प्लस का 1/√3 का स्क्वायर। अभी अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, पहले इसका स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो 1 तो मेरा एज इट इज ही रहेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3। अभी एलसीएम में तो 3 बन जा 3 और 3 में से 1 माइनस करूंगा तो ऊपर आएगा मेरा 2/3 और नीचे करता हूँ तो 3 बन जा 3 और प्लस 1 यानी 4/3। 3 से 3 मेरा कैंसिल हो जाएगा तो मेरा बचेगा 2/4। 2 बन जा 2, 2 2 जा
4 यानी कि 1/2। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यदि समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो आपको k का मान बताना है कितना होगा। तो अगर इस समीकरण का ये जो 6 है वो मूल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अगर हम x की जगह पर 6 रख दें तो भी हमारी दोनों साइड इक्वल ही रहेंगी। तो मैं यहाँ पर x की जगह पर रख देता हूँ 6। तो x की जगह पर 6 रखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 6 का स्क्वायर माइनस का 4 × 6 और प्लस का k = 0। तो 6 का स्क्वायर मेरा हो गया है 36 और माइनस का 4 × 24 और प्लस का k बराबर 0। तो 36 में से 24 माइनस होंगे तो बचेगा 12, 12 प्लस का k = 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो संख्याएं आपको बतानी है। तो यहाँ मैं विकल्प से भी जा सकता हूँ क्योंकि ये विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, और इसको सोल्व भी कर सकते हैं। अगर मैं विकल्प से देखूँ तो यहाँ पर क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल 24 है तो यहाँ पर 16 और 8 मेरा 24 हो रहा है, तो 12 6 18, तो ये तो ऑप्शन ठीक होगा ही नहीं। 18 और 9 ये ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा, और 14 और 7 भी 21 आएगा, तो ये ऑप्शन भी मेरा ठीक हो ही नहीं सकता यहाँ पर, यानी कि जो मेरा ऑप्शन नंबर ए है वो ही मेरा ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, उनकी भुजाओं का अनुपात बताना है। तो बच्चों दो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके लिए एक फॉर्मूला है कि उनके जो एरिया होते हैं यानी उनके जो क्षेत्रफल होते हैं, ये मान लीजिए आपका पहले वाला त्रिभुज था और दूसरे को हम 2 नाम दे देते हैं, तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं पहले वाले की भुजा को a मानूं, दूसरे वाले की भुजा को b मानूं, तो यानी कि जो इन दोनों के एरिया का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर। अब इनकी जो आपको क्षेत्रफलों का अनुपात है वो दिया हुआ है 81/121, वो बराबर हो जाएगा किसके? a/b का होल स्क्वायर। स्क्वायर अगर यहाँ से हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में 81/121 इक्वल टू में a/b। 81 हो गया मेरा 9 का स्क्वायर रूट, और 9 का वर्ग होता है 81, और 121 का स्क्वायर रूट मेरा हो जाएगा 11। तो ये आ गई वैल्यू a/b की, यानी कि जो भुजाओं का अनुपात है वो कितना आ चुका है? 9/11, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला जाता है। यानी कि हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज हो गया, और इसमें क्या करा गया, इसकी जो भुजाएं हैं वो आपको कितनी दी हुई हैं? सभी भुजाएं ए हैं, और यहाँ पर हमने डाल दिया शीर्ष से आधार पर लंब, ये लंब डाल दिया है। तो आपको लंब की माप बतानी है। तो बच्चों ये मेरा ए है और ये इस पर लंब डाला है, तो जो लंब होगा वो क्या करेगा, इस आधार को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ये भी a/2 और ये भी मेरा a/, तो कर्ण मेरा हो गया ए, आधार हो गया a/2। मुझे लंब निकालना है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हो गया मेरा a, तो a का स्क्वायर, लंब मुझे मालूम करना है और आधार है मेरा a/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² बराबर लंब का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो a का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि जो लंब का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा a² - a²/4। तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4, इधर जाएगा और ये माइनस करेंगे, 4 × 1 = 4, और 4 में से 1 गया मेरा बचेगा 3, तो 3a²/4, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा आपका अंडर रूट। तो 3 का तो निकलेगा नहीं, और a² का अंडर रूट हो गया मेरा a, 3 अंडर रूट में रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। तो बच्चों कौन से वाला ऑप्शन मेरा ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है, अंडर रूट 3/2 a। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं।
इसमें ये बोला गया है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो व्यास यानी कि डी आपको दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर। कई बार बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसको त्रिज्या एज्यूम कर लेते हैं, जबकि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, व्यास है ना कि त्रिज्या। तो डी आपका 1/2 सेंटीमीटर है, तो आपकी जो रेडियस हो जाएगी इसकी, वो इसकी आधी, तो 1/2 का आधा हो गया 1/4। तो आर हो गया 1/4 सेंटीमीटर, और आपको बताना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया है अर्धगोले का, वो आपका होता है 3πr²। तो हम ऑप्शनों से देख सकते हैं कि इन्होंने पाई की वैल्यू रखी नहीं है यहाँ पर, तो हम केवल किसकी वैल्यू रखेंगे, आर की। तो आर की वैल्यू है मेरी 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3π, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि कितना आ गया 3π/16। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें ये बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। आपको बताना है यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये हो गया मेरा आर 6 सेंटीमीटर, और ये हो गया मेरा थीटा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो बच्चों जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है क्या, θ/360 और गुणा में πr²। अभी वैल्यू रखते हैं, थीटा मेरा 60 है, बटे में 360। पाई की वैल्यू यहाँ पर भी हमें रखनी नहीं है, तो पाई को पाई एज इट इज, और ये हो गया मेरा r 6, यानी 6 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, और 6 छिंग 1, 6 से 1 6 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 6π सेंटीमीटर²। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो इसमें बोला गया एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार इतना है। तो यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज, और इसका जो कर्ण है वो है आपका 7.5, और आधार आपको दे रखा 4.5। लंब यानी कि ये निकालना है, तो यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो कर्ण है मेरा कितना 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, और आधार है मेरा 4.5 का स्क्वायर। तो 7.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 56.25, और ये हो गया लंब का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरा 20.25। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर आ जाएगा 56। लंब का स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा 56.25, और माइनस का 20.25। अभी इनको माइनस करते हैं, तो ये मेरा माइनस होके आ जाएगा 36। तो लंब का स्क्वायर 36 आ गया, तो लंब कितना आ जाएगा अंडर रूट में 36, यानी कि 36 का स्क्वायर रूट होता है मेरा 6। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो ठीक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है। तो आपको CD स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, और ये समबाहु त्रिभुज आपको दिया हुआ है क्या ABC। तो ये A है हमारा पॉइंट, ये B है और ये C है। समबाहु त्रिभुज है अगर ये, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। अब यहाँ पर ये बोला है कि ये जो CD है वो ये इसकी एक माध्यिका है, तो ये CD माध्यिका हो गई, ये माध्यिका, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आपको CD स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मान लो मैंने इसकी भुजाओं को 2a मान लिया है अपनी तरफ से, तो ये मेरी हो जाएगी a, और ये भी मेरी a हो जाएगी। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन सोल्व करा था, उसमें हमने क्या निकाला था, यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ अभी पीछे, उसमें अभी हमने जो है लंब की वैल्यू निकाली थी क्वेश्चन में।
यहाँ पर ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज पर लंब डाला जाए तो लंब की माप बतानी थी, तो लंब मेरा कितना हो गया था a√3। तो आप इसी तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। वहाँ पर भुजा हमने a मान ली थी या दी हुई थी वहाँ पर, यहाँ पर हमने 2a मान लिया, क्योंकि इससे हमें क्या होगा, फ्रैक्शन से हम बच जाएंगे। तो अभी हम इस नीचे वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो यहाँ पर मेरा जो कर्ण का स्क्वायर है, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के। तो कर्ण मेरा हो जाएगा अब यहाँ पर कितना, 2a। तो 2a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर जो हमें निकालना है, जो कि मेरा कितना है, CD। और आधार हो जाएगा मेरा a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा तो माइनस का, इधर बचेगा CD स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं CD स्क्वायर देखूँ तो कितना आएगा, 3a स्क्वायर। तो CD कितना आ जाएगा मेरा, a√3। और जो a है वो यहाँ पर आपको AB से इसका रिलेशन निकालना है। तो जो AB है, मैं देखूँ यहाँ पर AB की वैल्यू, तो AB कितना है मेरा, 2a। तो यानी कि जो AB है वो किसके बराबर है, 2a के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी मेरी AB/2, और ये हो जाएगा √3। तो CD इसके बराबर आ गया। अभी मुझे CD स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ कर देता हूँ मैं स्क्वायर। तो ये हो जाएगा CD स्क्वायर, इधर हो जाएगा AB स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, और बट्टे में 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो CD स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 3/4 AB स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 15वां क्वेश्चन है हमारा कि 12 व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य आपको इतना दिया हुआ है, उनके भारों का योगफल आपको निकालना है। तो बच्चों समांतर माध्य जो होता है x बार, वो बराबर होता है, सबसे पहले ऊपर हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं और नीचे उनकी जितनी भी संख्या उससे भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको माध्य दिया हुआ है कितना, 45.6, और ये आपको जो योग है इनका वो आपको फाइंड आउट करना है, और इनकी संख्या आपको दे रखी है 12। ये 12 गुणा में चला जाएगा यहाँ पर क्रॉस में, तो जो सिग्मा एक्स है वो किसके बराबर जाएगा, गुणा कर लेते हैं, 12 छिक 72 का 2 हासिल लगे 7, 12 पंजे 60 और 7 67, 67 का 7 हासिल लगे 6, 12 चौक 48, 48 और 6 हो गए मेरे 54। तो ये हो गया 547.2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो आपको x का मान निकालना। सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी लगा देंगे। तो समांतर माध्य हमें यहाँ पर 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर ऊपर सबको जोड़ना होता है। तो कितना हो जाएगा, मैं इनको जोड़ता हूँ, तो 3 और 4 7, 7 और 6 13। x जुड़ेगा नहीं तो मुझे ऐसे ही इसको ऐड करना पड़ेगा, 13 प्लस x और बट्टे में n। n अगर मैं देखूं यहाँ पर कितनी है इनकी संख्या, 1 2 3 और 1 4। तो ये गिनती में मेरे 4 हैं, तो 4 से भाग लगा देता हूँ, 4 इधर पहुँच जाएगा गुणा में, तो 4 पंजे 20 बराबर 13 प्लस x। 13 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बच्चों कितनी वैल्यू निकल के आएगी मेरी, 20 में से 13 गए 7। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इसमें आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण दी हुई है और इसका विविक्तर आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, x² - 1 बटे x बराबर में 1। ये x इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं इसको सोल्व। तो ये हो जाएगा x² - 1 = x। अभी इसको इधर लाते हैं, x², ये इधर आएगा तो माइनस का x और माइनस का 1 = 0। अभी हम करते क्या है, ये जो समीकरण आपकी आई है इसकी कंपैरिजन कर देते हैं, ax² + bx + c बराबर 0 से। तो a यहाँ पर मेरा कितना हो गया है, ए हो गया है मेरा यहाँ पर 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू भी -1। अभी हमें निकालना विविक्तर। तो जो विविक्तर होता है डी, वो किसके बराबर होता है आपका, b² - 4ac के वैल्यू रखते हैं b का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हो गई माइनस का 1, माइनस और ये माइनस हो गया मेरा प्लस। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 एकम 4 4। तो 1 और 4 हो गया 5। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन मेरा ठीक है, ऑप्शन नंबर
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो उन्हें आपको ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बतानी है, कितनी होगी। तो ये हुआ मेरा आयत, और इसमें ये कहा गया है कि जो आयत की आपकी लंबाई है वो चौड़ाई से 1 अधिक है। तो अगर मैं चौड़ाई को x मान लूँ तो लंबाई हो जाएगी मेरी x+1। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल वो बराबर होता है किसके, लंबाई गुणा चौड़ाई के। तो लंबाई मेरी है x+1 और चौड़ाई मेरी है x। तो जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 30। तो 30 बराबर यहाँ गुणा करते हैं x की x से x स्क्वायर, और फिर x की होगी गुणा 1 से, तो ये हो जाएगा 30 को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस का 30 बराबर 0। तो बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो ठीक होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यक, यानी कि ये इसका आपको मीन दे दिया है, माध्यक यानी कि माध्यिका यानी मीडियन दे दिया है, और आपको बहुलक बताना। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो हमारा माध्यक होता है, जो बहुलक होता है, जो बहुलक होता है वो बराबर होता है किसके, 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो 3 गुणा माध्यक आपको दिया हुआ है 25.8 और माइनस का 2 गुणा माध्य दिया हुआ है 26.1। गुणा करते हैं 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 पंजे 15, 16 17 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ करते हैं गुणा। तो यहाँ पर अगर मैं गुणा करूंगा तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 दिन 4 और 1 5। अब 52.2। अब इन्हें घटाते हैं। तो घटाते वक्त बच्चों आपको ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होना चाहिए। तो 4 में से 2 गए 2, 7 में से 2 गए 5 और 7 में से 5 गए 2। तो कितना आ जाएगा 25.2। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक होगा। आइए बच्चों अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपको बतानी है कौन सी है। तो बच्चों केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें होती हैं, एक माध्यक और एक बहुलक। ये 3 ही हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बहुलक। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही जवाब है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी जो आगामी हमारी परीक्षा है उसकी वो तैयारी कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।